अरे जी, मैं आपसे जो है मैं जानना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो सवाल हैं, बनारस वालों के जो सवाल हैं कि भाई इतने क्यों आपने मंदिर तोड़ दिए, आप तो धार्मिक विरासत को लेके आए थे, आपने जो है 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया, गंगा नहीं हुआ तो पैसा कहाँ गया। आप लोगों के तो 360 सवाल है अकेले बनारस वालों के। तो मोदी जी कुछ ना करें और केवल बनारस वालों के जवाब देने लग जाए तो भी इस जीवन में नहीं दे पाएंगे, इतने सवाल है। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार कहती है कि ठीक है, आप सवाल करना चाहते हैं करिए, हम सुनेंगे ही नहीं आपका। आपका सवाल हम सुनबे नहीं करेंगे, झंझट खत्म, मुंह दो वहां कतो कुछ नहीं। और ये बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये तो नादानी करते रहते हैं, ये तो इनकी तो आदत होती है सवाल करना। और ठीक है, इन पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अब जो दूसरी चीज है कि जवाब देना होगा। तो इन बच्चों ने समझा दिया, जो लोग अब तक ये अपने बड़े लोग और जो अपने आप को ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और क्या क्या समझते थे, उन लोगों को भी बच्चों ने समझा दिया कि छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। अब ये लोग टकरा गए हैं छोटे बच्चों से। तो अब ये दोनों ही सवाल कि सवाल पूछे जाएंगे, बच्चों ने कह दिया कि सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल केवल पूछे नहीं जाएंगे, हमारे सवाल का तुम्हें जवाब भी देना होगा। ये बच्चे, ये है बाल हट, और बाल हट सबसे बड़ा हट होता है। उसके सामने कोई से कोई बड़ा से बड़ा साम्राज्य उसके सामने झुकता है, माँ झुकती है, बाप झुकता है, दादा झुकता है, दादी झुकती है, और दुनिया झुक जाती है, बादशाह झुक जाता है। बादशाह अकबर भी वो बालट के सामने झुका था, इसका नजीर है हमारे यहाँ, ये किससे प्रचलित है। तो अब जवाब, अब सवाल पूछे जाएंगे, और केवल पूछे नहीं जाएंगे, उसका जवाब भी तुमको देना होगा। और अगर नहीं देना होगा तो तुम्हारे इधर उधर घुमा फिरा करके नहीं चलना होगा, उसका सटीक जवाब देना होगा, सही जवाब देना होगा, और पिन पॉइंटेड जवाब देना होगा। जो हम पूछ रहे हैं वही जवाब देना होगा। अब हमको बहकाओ मत, अब हम तुम्हारे लालीपाप से और तुम्हारे टाफी से हम बहलने वाले नहीं है, जवाब दो। और यही कारण है कि आज की तारीख में ये सवाल ये पटना में पूछा जा रहा है, झारखंड में पूछा जा रहा है, और देश के तमाम छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे अब निकल के आ रहे हैं सामने कि हमारा सवाल पूछो, हमारे यहाँ पंखा क्यों नहीं इतने दिनों तक, इसका पैसा आया था कि नहीं आया था। और फल ये हुआ है कि उनका जवाब ही नहीं, उनके जवाब का उत्तर भी अब धीरे धीरे दिया जाने लगा है। और हमको लग रहा है कि ये सुखद क्षण आने वाला है कि ये वो जिम्मेदारी भी अब फिक्स होने लगी है। और खास करके ऐसे लोग जो इससे अब तक भागते रहे हैं, अपने सिर्फ को देखते हुए, ऊपर से चीजें नीचे आती हैं कि जब वहां जवाब नहीं दिया जा रहा तो हम कहेंगे जवाब दें। ठीक है, अपना लोग पूछ रहे हैं, उनका काम है पूछना, लेकिन अब तो इतना है कि अब सवाल पूछे जाएंगे, शालीनता से पूछे जाएंगे, गंभीरता से पूछे जाएंगे, और सवाल भी देना पड़ेगा। अब ये लोग उस बात को महसूस कर रहे हैं, और ये चीज बनारस में अभी तक तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये को खत्म करने के लिए हत्याओं का सहारा जो है इस सरकार ने, या जो ये एक निजाम है इसने लिया है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर से लेकर के जो है कॉमरेड गोविंद पानसारे, प्रोफेसर गुलबर्गी, गौरी लंकेश, ये सब लोग हैं जो कि तर्कवादी लोग थे, सवाल करते थे। सनातन वालों ने जो है, एक सनातन कट्टरपंथियों की एक संस्था थी, उन्होंने जो है उनको जो है मौत के घाट उतार दिया। अब इससे थोड़ा सा कुछ इसके जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं उससे अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। एक मशहूर दार्शनिक हुए हैं अमेरिका के, गैरेथ बी मैथ्यूज। इनकी किताब है डायलॉग्स विद चिल्ड्रन, उसका अनुवाद ग्रंथ शिल्पी ने किया है ग्रहणशील बालमन। उस किताब में मूलतः यह है कि वे एडिनबर्ग है में स्कॉटलैंड में, वहाँ के 8 स्कूली बच्चों के साथ गैरेज मैथ्यूज ने 1 साल तक बातचीत किया, और उस बातचीत के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उनका पहला निष्कर्ष यह रहा कि जो बच्चे होते हैं ये हर चीज को बहुत गहराई से सोचते हैं, वयस्कों से भी ज्यादा गहराई से सोचते हैं, और जब गहराई से सोचेंगे तो सवाल भी करेंगे।
उनका दूसरा निष्कर्ष ये रहा कि वो खेल खेल में ही कुछ गूढ़ प्रश्नों के बारे में, जैसे अस्तित्व के बारे में, सत्य के बारे में, आई एम वर्किंग, अस्तित्व के बारे में। और वो बिटिया भी आपसे सवाल पूछने आई थी। हाँ, मेरी नतनी आई अमेरिका से, उसको जी हिंदी जी नहीं जी, आती, अंग्रेजी बोलिए। आती है जी। तो वह जो है सो नैतिकता के बारे में, सत्य के बारे में और अस्तित्व के बारे में, इन सवालों से वो बच्चे जटिलता के साथ इन जटिल सवालों से उलझते हैं और उसके आंसर अपने ढंग से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैथ्यूज ने गार्जियंस को सलाह दिया कि वे बच्चों के साथ बातचीत करें। ऐसा नहीं सोचे कि बच्चों से क्या बातचीत करना है, बच्चों से बातचीत करें, उसका दार्शनिक आनंद उठाएं, क्योंकि बच्चों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो हम लोग जानते हैं, अंग्रेजी पोएट्री में कहा ही गया है। मुझे क्या लगता है कि हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है, जो घर से शुरू होती है, वह संस्कृति बच्चों के सवालों को महत्वपूर्ण मानती ही नहीं, उसको निगेट करती है। और ये आज की बात नहीं, अगर नचिकेता और यम वाली कहानी हम सुनाएं, और आप सभी जानते भी होंगे, तो नचिकेता का मामला क्या है। नचिकेता एक बालक के रूप में अपने पिता विश्वश्रवा जब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के बाद उन्होंने बूढ़ी और बीमार गायें जब देना शुरू किया, तो उस बच्चे ने सवाल किया, क्या बूढ़ी बीमार गाय काहे दे रहे हो। उनको बुरा लगा, तो बच्चे ने बातचीत में कह दिया, फिर मुझे किसे दोगे। कहा, तुम्हें यम को देता हूं। और वह नचिकेता यम की तलाश में चला गया। यम ने पहले तो उसे कोशिश किया कि वह वापस चला जाए धरती पर। हालांकि कठोपनिषद की कहानी है, कहानी भी कह सकते हैं, सत्य के बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहानी बहुत कुछ कह जाती है। यम ने अंत में उस बच्चे के सवालों को सुनते हुए कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, तुम उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान प्राप्त करना, बाद का जो श्लोक कहता है, थोड़ा कठिन श्लोक है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, छुरी की धार पर चलने के समान। जब कोई ज्ञान प्राप्त करेगा तो ग्रहणशील बाल मन है, उसके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, तो सवाल पूछेगा। तो समाज में हमने भले ही एक अपने को घोषित कर दिया कि प्रजातंत्र है, एक संविधान दे दिया, लेकिन इस प्रजातंत्र में घर से लेकर के समाज तक, आई एम वर्किंग, समाज तक जो है सो, और संसद तक, और जो सरकार बना लेते हैं वहां तक सवाल पूछने की संस्कृति को हम लोग डिस्करेज करते हैं। वो संस्कृति हमने देखी ही नहीं। वैसी दशा में जिनको जनता चुन करके भेज देती है, वो तो खुद को राजा मानते हैं। क्योंकि इसके पहले तो हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने के पहले और अंग्रेजों के जमाने में भी रियासतें थी, राजा हुआ करते थे। राजा माना जाता है कि तो ईश्वर का अवतार हुआ करता है। और दुनिया भर में राजा के बारे में इसी तरह की बातें हुआ करती कि जिसको बादशाह चुन लिया गया, चुन कर लिया, जिसने जो बादशाह बन गया तलवार के बल पे, वह ईश्वर का अवतार हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस डेमोक्रेसी में जो चुन करके आते हैं, उन्हें भी लगता है कि मुझसे सवाल कैसे करेंगे, अब तो मुझे आपने चुन करके भेजा है, इसलिए आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। और इसके वजह से स्थितियां बना दी गई है, स्थितियां पहले भी थी लेकिन अभी ऐसी बना दी गई हैं कि सवाल पूछने वालों को देश तोड़ने वाला, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह की बातें कही जाने लगी। जो इकोसिस्टम बन गया है मीडिया का, खास करके वो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसको गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है, वह सत्ता से सवाल तो पूछता नहीं, वो तो विपक्षियों से सवाल पूछता है और सत्ता से सवाल पूछने वालों को गलत ठहराता है। अभी आरएसएस के तीसरे नंबर के सज्जन कोई सज्जन है, उनका बयान चल रहा है जिसमें कोई बात कह लीमय, कोई मिस्टर लीमय, उनका बयान चल रहा है। वो एबीवीपी के विद्यार्थियों के साथ, वो संघ के विद्यार्थियों के साथ उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले लोग थे, ये संविधान के विरोधी थे और यह देश के विरोधी हैं। इसलिए अब आप लोगों को इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए विद्यार्थियों के बीच जाकर के काम करना चाहिए। और क्यों देश विरोधी कह रहे हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि इस आंदोलन पर वामपंथी छात्र संगठनों ने कब्जा कर लिया। यानी उनके लिए जो वामपंथ है, चाहे पूर्व वामपंथी हो चाहे वर्तमान वामपंथी हो, वे देश विरोधी हैं, क्योंकि वे जनता की बात करते हैं,
वे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वे शोषण के खिलाफ बात करते हैं, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो समृद्ध समाज बनाने की बात करते हैं, क्योंकि उनका देश का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें समाज में पैदा हो रही हैं। और जब आप सवाल पूछने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश विरोधी घोषित कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से दाभोलकर जी जैसे लोग जो तर्क करेंगे और अन्य जो लोग मारे गए, अगर वो तर्क करेंगे, तर्कशील होंगे, तो इस तरह के लोग तो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे हालत ये हो गई है कि आप सत्ता से सवाल पूछिएगा तो आपको दिक्कत है। अब देखिए, माननीय गृह मंत्री महोदय से कहा जा रहा है, संसद नहीं चल रही है, और कहा ये जा रहा है कि साहब आप आइए और कम से कम जो 20 जुलाई को हुआ उसका उत्तर तो दीजिए। संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार पूरी एग्जीक्यूटिव संसद के प्रति यानी लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी में तो सवाल पूछना आता ही है और उसका जवाब भी देना आपका दायित्व बनता है, मैंडेट है आपका, यू आर मैंडेटेड टू रिप्लाई। लेकिन वे आ ही नहीं रहे, वो वहीं से निकल जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं कह रहे हैं आप लोग तो बिलों पर बहस नहीं कर रहे हो, आप फालतू बातें कर रहे हो। फालतू तो सब नहीं कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं बिलों पर बात नहीं करो, बिना बहस के बिल समाप्त हो जा रही है। और बहस भी करने पर क्या होता है, अपोजिशन अगर कोई राय भी दे, क्या उसकी राय को सुना जाता है? स्टैंडिंग जो कमिटीज हैं क्या वो फंक्शनल हैं? उन कमिटीज को भी आपने डिसफंक्शनल बना दिया। तो मुझे लगता है कि पूरी संस्कृति हमारी कुछ ऐसी हो गई है जो घर से शुरू होती है कि हम बच्चों के ग्रहणशील मन को शुरुआती दौर में ही मन को मार देते हैं। और हम ऐसी संस्कृति विकसित कर चुके हैं जहाँ पे सवाल पूछना ठीक नहीं है, बड़ों से सवाल पूछना ठीक नहीं है। और जो सरकार में आ जाता है वो तो अपने को बड़ा मानता है, भले जनता से चुन करके आए, लेकिन जनता का अधिकार है सवाल पूछना। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता ही आपको कुर्सी पर बैठाती है, सत्ता देती है, सिंहासन पर बैठाती है, और जनता ही आपको सिंहासन से उतारती है। तो मुझे लगता क्या है, ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं बांकीपुर, दतिया वगैरह के, और अभी किसी ने चर्चा किया हमारे पत्रकार जी ने कि करणी सेना पर जो हमले हुए, करणी सेना तो किसकी समर्थक है सभी जानते हैं, किस तरह के लोग हैं उसमें सभी जानते हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं इशारा कर रही हैं कि जनता बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और अगर जनता बर्दाश्त नहीं करती है तो चीजें जरूर पलटती हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में सवाल पूछने की संस्कृति घर से शुरू हो, समाज से शुरू हो और आगे बढ़े। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आता हूँ, जहाँ पे खत्म किया व्यास जी ने वहीं से मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये खत्म हो, ये तो हम सब चाहते हैं, भारत का संविधान की यही मंशा है, कानून इसी के हिसाब से सब बने हुए हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। और लोग जो है कराने के लिए कोशिश करते हैं, और लोग जो है जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं होते। असल में कहा जाए कि जो भी आंदोलन होते हैं, जिन्हें जन आंदोलन कहा जाता है, वो एक किस्म के प्रश्न होते हैं, और उस प्रश्न के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं तो आंदोलन कहा जाने लगता है, लेकिन मूल तौर पे वो प्रश्न होते हैं और उनका जवाब जो है वो सिस्टम देने को तैयार नहीं। मेरा आपसे पूछना ये है कि ये जो जेनजी की जो पीढ़ी का जो पूरा आंदोलन चल रहा है, आपको ये लगता है क्या कि इसका इम्पैक्ट तो खैर पूरे देश में बहुत जबरदस्त हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल करने का सिलसिला और जवाब लेने की जो एक तरीके का संकल्प है, ये आगे भी चलेगा, या ये जो है जैसा आज तक होता रहा है, मैनेजमेंट होता रहा है, और उस मैनेजमेंट के साथ में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सिस्टम से, फिर उसके सिस्टम का वो हिस्सा बन जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, फिर कुछ नए लोग पैदा होते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसे, और ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, ये मुख्य बात है। जी अनम्यूट कर लीजिए आप। मैं कह रहा था कि सवाल पूछने का जो मसला है उसको बहुत दार्शनिक पृष्ठभूमि में व्यास जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उसकी व्याख्या की। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई सिलसिला नया नहीं है, सवाल पूछने का और सवालों को प्रतिबंधित करने का, जिस कारण से गैलीलियो को सजा सुनाई गई, सुकरात को जहर पिलाया गया, कोपरनिकस से को किया गया, जर्दानो ब्रूनो को जिस कारण से
आग के हवाले कर दिया गया। ठीक उन्हीं कारणों से सत्य का अवगाहन करते हुए जब जब आप सत्ता से सवाल करते हैं तो यह सवाल उनको कंफर्ट जोन से बाहर ले आता है। लेकिन मुश्किल यह है कि सभ्यताओं की यात्रा का इतिहास जो है वो प्रश्नों का इतिहास है। हमने प्रश्न पूछे कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, समुद्र का पानी भाप बन, तो हमको मालूम चला कि समुद्र का पानी भाप बन के वो हिंदुस्तान के मैदानों में आकाश में उड़ता और हिमालय से टकरा के मानसून बन के हमारी धरती को हरियाली बकसता है। मनुष्य ने प्रश्न पूछे इसीलिए वह ग्रह नक्षत्रों की यात्रा कर रहा है। तो एक तरफ तो उसको एप्रोप्रिएट करने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ मनुष्य स्वभाव से एक प्रश्नाकुल प्राणी है, क्योंकि प्रश्नाकुल नहीं होता तो चेतना के विकास का जो पूरा इतिहास है वो आपके सामने नहीं होता। लेकिन कई किस्म की संस्थाएं बनती हैं और पितृसत्ता, राज सत्ता और धर्म सत्ता के जरिए से प्रश्नों को प्रतिबंधित करने की हमेशा तैयारी चलती रहती है। तो ये कंसिस्टेंट वॉर है और हिस्ट्री के किसी खास जंक्चर पे जिंदगी के सवाल जब आपको परेशान करने लगते हैं और उन सवालों से टकराते हुए जब उन सवालों के आप प्रश्न ढूंढते हैं तो आपको ये आपकी धारणाएं ध्वस्त होती हैं। अमूमन तो सामान्य परिस्थितियों में धारणाएं जीत जाती हैं, लेकिन जब जीवन के संकट खड़े होते हैं और जीवन मरण का प्रश्न खड़ा होता है तब धारणाएं पराजित होती हैं और जीवन जीत जाता है। तो ये धारणा जो बना के रखा गया है, इस धारणा के निर्माण में हमारे यहाँ पहले से जो पावर स्ट्रक्चर खड़े हैं और हर जगह खड़े हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा है क्योंकि हमने चर्च से टकरा के जिस तरीके से सेकुलरिज्म का परसेप्शन यूरोप में आया, ठीक उसी तरीके से हम अपने देश में नहीं टकरा रहे थे। हाँ, लेकिन ये है कि जब सत्ताधारी जो है वो स्वयं जैसे वैज्ञानिक चेतना से युक्त होता है, और इस मामले में मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का संविधान कमाल का संविधान था जिसने अपनी जनता से यह प्रॉमिस किया कि वो साइंटिफिक जैसे टेम्परामेंट को प्रमोट करेंगे। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के बजाय हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहाँ साइंस कांग्रेस में जाके कहता है कि हमारे यहाँ तो पहले ही से वो क्या कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मौजूद था और इसीलिए हाथी का सर जैसे आदमी के ऊपर जोड़ दिया गया। तो मिथ को सत्य की तरह प्रस्तुत करने की जो ये कोशिश है, इस कोशिश का अर्थ यह है कि आप अपने सत्ता जब जब एब्सोल्यूट होती है तब तब वो प्रश्न को जैसे प्रतिबंधित करने की कोशिश करती है, और जब जब सत्ता जैसे जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है तो नेहरू की तरह कोई आदमी आता है जो चाणक्य बन के अपने ही खिलाफ लेख लिखता है कि अगर नेहरू से सवाल नहीं पूछे गए तो नेहरू एरोगेंट हो जाएगा। जब हमारे पास कोई नेहरू जैसा आदमी मौजूद होता है तो वो क्या करता है, वो जैसे डोंट स्पेयर मी शंकर कह के शंकर को कार्टून बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, कहता है कि भाई हमको क्यों वक्त से चले जा रहे हो। और उसी सीरीज की एक लंबी चौड़ी कार्टून जैसे कार्टूनिस्ट शंकर ने बनाया, तो नेहरू के विराट व्यक्तित्व पे व्यंग करने का साहस जब लोग नहीं पाते हैं तो नेहरू जैसे उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास बड़ी मुश्किल से जो हिंदुस्तान के अंदर 1925 में एक संस्था जन्मी जो वैज्ञानिक चेतना के खिलाफ थी, सार तत्व में स्त्री विरोधी, शूद्र विरोधी और मुस्लिम विरोधी थी, और उस चेतना ने बहुत लंबे अरसे तक जो तैयारी की और जब वो वर्षर इक़्तिदार आए तो उन्होंने प्रश्न पूछने की परंपरा को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, क्योंकि धर्म आस्थाओं से संचालित होता है। प्रश्न जब पूछिएगा तो आप राम मंदिर के बारे में पूछने लगिएगा, प्रश्न जब आप पूछिएगा तो पूछिएगा कि भूख क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, दिक्कत क्यों है, और इन तमाम सवालों के जवाब आप देना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप इन सवालों के कारक तत्व के रूप में मौजूद हैं। लेकिन जेएनजी के आंदोलन ने एक काम किया है कि हमारा हिंदुस्तान जो हमसे छीनने की लगातार कोशिश हुई थी उसको रिक्लेम किया है। एक दफा रिक्लेम किया है, वो पूरा रिक्लेम्ड हो गया है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एक घटनाक्रम से जो चीजें परंपरा से चली आ रही हैं वो रिक्लेम्ड होती भी नहीं है। जैसे रिक्लेम करने से मेरा क्या आशय है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझको डराती थी, कहती थी कि उधर मत जाना पुलिस पकड़ लेगा। लेकिन छोटा बच्चा होने के बावजूद मेरी चेतना इतनी प्रखर थी, मेरी नहीं मतलब मेरे समय के लोगों की चेतना, मैं कोई स्पेशल नहीं था, जो हम कहते थे कि हाँ कुछ किए नहीं है तो ऐसे ही पुलिस पकड़ लेगा।
कहने का गर्ज ये कि मुझको नागरिक होने का बोध था। हमको लगता था कि पुलिस किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ लेगी, इसके लिए तो कुछ गलती करना पड़ेगा। लेकिन अब यही बात हम नहीं कह सकते हैं कि पुलिस ऐसे ही हमको पकड़ लेगा। ऐसे ही वो पकड़ लेगी, जैसे स्टेन स्वामी को उसने पकड़ लिया, जैसे उसने उमर खालिद को पकड़ लिया, जैसे उसने गुलफिसा को पकड़ लिया, वैसे ही वो पकड़ लेगी आपको। और आप जैसे ये नहीं कह सकेंगे कि हम जैसे इस देश के नागरिक हैं। तो पहला इस आंदोलन ने जो बड़ा काम किया वो ये है कि हमारा देश जो हमारे हाथ से निकलता जा रहा था, उस देश को उन्होंने रिक्लेम किया और नागरिकता बोध को प्रखरता। और लड़ाइयां आपकी दृष्टि को विस्तार देती हैं, और इस विस्तार सीजेपी के लोग जो बैठे थे वहां, सोनम वांगचुक जो बैठे थे, डेमोक्रेसी के प्रति मेरा ये नहीं मानना है कि उतने ही कॉन्शियस थे जितने हमारे छोटे बच्चे कॉन्शियस थे। लेकिन एक घटना है, और उस घटना के क्रम में जैसे बच्चे जब आते हैं तो वो अपनी समझ का जैसे मुजाहिरा करते हुए वो उसको एक नया आयाम दे देते हैं। तो ये आयाम जैसे इतिहास के किस पल में कब कहां किस तरीके से फूट पड़े, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी आलोक में इन सारे प्रश्नों को देखा जाना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जैसे संघ परिवार के जो सदस्य हैं, अभी टीजी मोहनदास ने क्या कहा, उनके एक आइडियोलॉग हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं जंतर मंतर पे होता और मेरे हाथ में कंट्रोल करना होता तो मैं कुछ देर के लिए कर्फ्यू लगाता, और कर्फ्यू की वजह से होता ये कि कुछ लोग मारे जाते, कुछ अपंग हो जाते, और बाकी के लोग जैसे वो सरेंडर कर देते, और कुल मिला के स्थिति ठीक ठाक हो जाती। और वहां जो लड़कियां मौजूद थी वो जैसे रेप को भी पसंद करती हैं। तो ये जब वो कह रहे हैं तो उसी माने समरसता और बराबरी का जो पूरा परसेप्शन है, ब्राह्मणिकल हायरार्की के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। गो कि हिंदुस्तान के अंदर दूसरी परंपरा भी मौजूद रही है, और उस परंपरा की तलाश जैसे कई विद्वान इस देश में करते रहे। तो कुल मिला के ये हाल चाल है। जेएनजी का आंदोलन जो है, वह एक लाइन में कमेंट करके मैं बात खत्म करूं कि बड़ी मुद्दत के बाद जैसे आंखें जैसे जरा जुड़ा गई, नहीं तो बहुत कोफ्त हो रहा था, और अपने जीवन की सार्थकता बोध पे भी जैसे कभी कभी सवाल उठ रहा था। लग रहा था कि ये हमारे ही जमाने में होना था, लेकिन अब लग रहा है कि ये हमारा ही जमाना था जिसमें जागे हुए बच्चे जो हैं इस तरीके से नई पीढ़ी के लोग सवाल कर रहे हैं, और उनको सवाल करते हुए देखना अभी के तात्कालिक माहौल में सबसे सुखद दृश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुजन संवाद पे सवाल करने का क्रम जारी रहेगा, और हमारा 6 साल से ये YouTube चैनल चल रहा है इसी संकल्प के साथ में, जब तक जवाब नहीं मिलेगा हमारा सवाल लगातार होते रहेंगे। और हम दर्शकों से कहेंगे कि आप भी सवाल करिए, और उनका जवाब तलाशने के अंदर हम भी उसके अंदर कुछ सहयोग करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि सवाल करने के लिए जो बहुजन संवाद YouTube चैनल है उसके साथ में युवा जुड़ें, आकर के पैनल के ऊपर अपनी बात भी रखें, अपने सवाल भी रखने का काम करें। और हम एक ऐसा कार्यक्रम भी करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश जो है वो की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो बहस है वो नीचे तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद माननीय व्यास जी, माननीय शैलेंद्र जी, माननीय डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, माननीय मोहम्मद खालिक साहब, सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।